Hello learners, welcome again to your very own channel Let's Inspire Each Other. So here we are going to start with the part 2 of the chapter valuation of goodwill. So जो valuation of goodwill के basics थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो. And so let us start with the methods of valuation of goodwill. As we have already discussed that there are 5 types of methods for valuation of goodwill: average profit method, super profit method, capitalization method, purchase consideration method, and annuity method. So today we will discuss two among these, that is the average profit method and super profit method. So first one is the average profit method. सबसे पहले तो बच्चे ये बड़ा ही दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि ये बहुत ही सिंपल है इसकी कैलकुलेशन, और इसको मतलब बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो फॉलो करते हैं अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए. सो इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है बच्चे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड. एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू numbers of years purchased. So, for example, if the goodwill of a firm is estimated at 2 years of the average profit of last 4 years, ठीक है, हमें number of years purchased कितने दे दिए? 2 years. If the goodwill of a firm is estimated at 2 years purchase of the average profit of the last 4 year and profit of last 4 year, और जो लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो हमें गिवन है 1 लाख है, 1,50,000, 2,50,000. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल. तो फॉर्मूला हमें पता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें गिवन है 2 ईयर्स. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि अगर हमारी 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो हम इसको टोटल कर लेंगे. 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 कितना आ गया हमारे पास? 50 लाख. उसके बाद ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो इसको हम कितने के साथ डिवाइड कर देंगे? 4 के साथ. तो हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 1,25,000. और गुडविल कितनी आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, दैट इज़ 1,25,000 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2,50,000. तो इस वे से हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, है ना? बहुत ही सिंपल. फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 3 ईयर्स का प्रॉफिट था, दैट इज़ 1 ईयर में 1 लाख, देन वी हैव 1 लाख, देन वी हैव 1 लाख, एंड देन वी हैव 2 लाख. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि 5 ईयर्स के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, लास्ट 5 ईयर्स के, कि वेट फॉर अ व्हाइल, कि देखो जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसके अंदर हमें हुए 1 लाख के प्रॉफिट, सेकंड के अंदर हमें कितने हो गए? 2 लाख के, ठीक. और थर्ड के अंदर हमें कितने हो गए? अगेन 2 लाख के, ठीक जी. और फोर्थ के अंदर हमें कितने प्रॉफिट हो गए? हमें 1 लाख. और फिफ्थ के अंदर हमें कितने प्रॉफिट हो गए? अगेन 4 लाख के, ठीक है. इस तरीके से हमारे प्रॉफिट हो गए कि एक साल के अंदर हमें 1 लाख प्रॉफिट हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमें 2 लाख हुए, नेक्स्ट ईयर हमें फिर से 2 लाख, फिर फोर्थ ईयर में 1 लाख, और बाद में कितने हो गए? फिफ्थ ईयर के अंदर हमारे पास कितने प्रॉफिट्स आ गए? 4 लाख. तो टोटल प्रॉफिट्स अगर हम बात करें 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड कितने हो गए? 10 लाख. 10 लाख प्रॉफिट्स हो गए. अब ये जो 10 लाख प्रॉफिट है वो कितने ईयर्स का है? 5 ईयर्स का, ठीक है. तो हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 5 के साथ. तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? हमारी एवरेज प्रॉफिट. और ये जो एवरेज प्रॉफिट आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल. क्लियर है? सो इस सिंपल वे के साथ हम क्या कर सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेट अस मूव अहेड कि अगर कि अब हम इस
जो मेथड है इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि हम इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को यूज़ करने के पीछे एक पर्पज़ है। वो क्या है कि देखो, अगर हमें ये पता करना है कि इस फॉर्म को फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होंगे, तो हम किस चीज़ से डिसाइड करेंगे कि लास्ट ईयर में इसके पास कितने प्रॉफिट है। सिंपल है, एक स्टूडेंट है, मुझे उसका बताना है कि इस ईयर उसके कितने परसेंट आएंगे, 90% आएंगे या फिर 80% आएंगे, है ना। तो इस चीज़ के बारे में मैं सिंपल तो नहीं गेस लगा सकती, तो मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखूँगी कि बीकॉम फॉर एग्ज़ाम्पल बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर किसी स्टूडेंट के कितने आते हैं, कि उसके आते हैं 100 में से 80 आते हैं, और सेकंड में उसके आते हैं 90। ठीक, और मुझे ये देखना है कि जो मेरा इस वाला ईयर है ना, वेट, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर में 80 थे और सेकेंड में कितने थे, उसके 90 थे कॉर्पोरेट अकाउंट में से आउट ऑफ 100। लेकिन हमें ये देखना है कि जो उसका थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में वो कितने मार्क्स गेन करेगा, तो हम इनकी क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो अगर हमें फ्यूचर की कोई भी ट्रेंड देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, पास्ट ईयर को देखते हैं, और पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्यूचर है हम उसको क्या कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं। सो उसी तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनकी हम एवरेज ले लेंगे, और उनके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। अब बात आती है कि हम जो हैं वो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट्स को ही क्यों लेके चले। ये तो हमने बात कर ली कि पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि फ्यूचर में हमें कितने प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन हम इनकी एवरेज ही क्यों करें। अगर एक बच्चे को लास्ट ईयर 90 मार्क्स आए हैं, तो मैं ये क्यों ना एग्ज्यूम कर लूँ कि उसके इस साल भी 90 मार्क्स आएंगे। ऐसा इसलिए बिकॉज हो सकता है कि अगर एक बच्चे के इस ईयर 90 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो हो सकता है कि जितना उसने पढ़ा था या फिर जो क्वेश्चन उसने अच्छे से किया था उसी वही क्वेश्चन पेपर में आ गया और उसने अच्छे से कर दिया। लेकिन अगर इस बार उस बच्चे का पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आया तो उसको 90% नहीं आएंगे। सो दैट्स वाई एक ईयर की अगर हम बात करें, एक ईयर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते कि हम उन पर इतनी ईजिली विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसके द्वारा अफेक्टेड होते हैं, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, कि किसी एक चीज़ की वजह से वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, सेम एग्जांपल कि अगर किसी बच्चे के 100 में से कितने आए हैं, 500 आ गए, और सॉरी कि उसके कितने आ गए हैं, 50 आ गए। एक बच्चे के 100 में से 50 मार्क्स उसने गेन किए। ये किसके हैं, उसके सेकेंड ईयर के। लेकिन मैं इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल ईयर में कितने आएंगे। लेकिन हो सकता है कि जब वो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा था तब उसकी जो सिक फील कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ लिख नहीं पाया। तो उसी तरीके से बच्चे जो हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो किसी ना किसी अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से इफेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो आपके पिछले सालों के प्रॉफिट थे ना, आपको फर्स्ट ईयर में आपकी कंपनी को बने हुए 5 साल हो गए, फर्स्ट ईयर में जो आपको प्रॉफिट हो गए वो हुए ओनली 1 लाख। सेकेंड ईयर में आपको हो गए अगेन 1 लाख। उसके बाद थर्ड में आपको हो गए 1.5 लाख। फोर में आपको हो गए अगेन 2 लाख। और फिफ्थ ईयर में एकदम से कितने हो गए, 4 लाख। तो अगर हम इस 4 लाख के बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो वो सही रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करेगी, बिकॉज ये जो 4 लाख प्रॉफिट्स हैं ये 4 लाख क्यों आए, बिकॉज फिफ्थ ईयर में हमने क्या किया था, 2 लाख की एक प्रॉपर्टी को सेल किया था, अपने बिजनेस की 2 लाख की प्रॉपर्टी को सेल किया था, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स के आगे ज़्यादा शो हो रहे हैं। दैट्स वाई आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं अगेन हम उसको क्या करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ। अब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होते हैं कि कितने सालों तक जो आपने गुडविल लिया है आपको उसका बेनिफिट होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी शॉप को परचेज़ कर लिया जो कि कितने की थी, 50 लाख की, आपने उसको 5 लाख के अंदर परचेज़ कर लिया, मतलब 5 लाख आपने किसकी
लिए पे किए हैं उसकी गुडविल के लिए। अब जो आपने ये 5 लाख की पेमेंट की है, इस चीज़ का फ़ायदा आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा या फिर कितने ईयर्स के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि आपको उस चीज़ का फ़ायदा 2 सालों के लिए मिलता है या फिर 3 सालों के लिए मिलता है, तो जितने भी ईयर्स के लिए उस चीज़ का हमको फ़ायदा मिलेगा उस गुडविल का, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। इसको बच्चे और इजी वर्डिंग के अंदर समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे विलेज के अंदर ना एक किराना स्टोर है, तो उसकी जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है, बिकॉज़ पिछले 20 ईयर से वो प्रॉपर क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। तो मैंने क्या कर लिया, उसको बाय कर लिया। तो लोग क्या करेंगे कि उसी विश्वास के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेरे पास आएंगे। तो उसके बाद 2 साल तक जो लोग थे वो ये सोच के कि ये उसी पर्सन की शॉप है, वो मेरे पास आते रहे। लेकिन उसके बाद 2 सालों के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे कस्टमर क्या हो गए, कम हो गए, बिकॉज़ मैं क्या कर रही थी कि उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं कर रही थी मेरे कस्टमर्स को। सो समझ में आ गया कि कितने टाइम तक हमें दूसरे की कमाई हुई गुडविल का फ़ायदा मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन एवरेजिंग पास्ट प्रॉफिट्स ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स मस्ट बी टेकन अकाउंट। कि जब हम क्या करते हैं, पास्ट प्रॉफिट्स की एवरेज करते हैं, तो हमें प्रॉफिट्स के ट्रेंड को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमारे देखो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, 3 लाख, फिर 5 लाख, 5,40,000, 6,70,000 एंड 8 लाख, प्रॉपर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर जो प्रॉफिट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हमने उनको क्या असाइन करने हैं, हमने उनको असाइन करने हैं बच्चा वेट्स। ठीक है जी, हमने उनको वेट्स असाइन करने हैं। सो वेट्स हमने किस तरीके से असाइन करने हैं, देखो जो सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारा लास्ट ईयर कौन सा है, 2011 एंड 12, यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, 8 लाख। इस 8 लाख को हम सबसे ज़्यादा बेच देंगे। ये कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है। तो जो सबसे रिसेंट ईयर का, यहाँ पे सबसे रिसेंट कौन सा, 11 12, उसको हम कितने वेट्स असाइन कर देंगे, 5। उसके बाद उसके पिछला उसको 4, फिर उसके बाद 3 2 एंड 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने क्या करनी है, वेट्स को असाइन करना है। फिर उस प्रॉफिट्स को हमने क्या कर देना है, उस वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी हमने एडिशन करके, जैसे 3 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 20,000, इन सभी को ऐड करके कितना आ गया, 96 लाख। इसको हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, वेट्स के सम के साथ। हमारे वेट्स का सम कितना आ गया, 15, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 15। समझ में आया बच्चे। एक बार दोबारा सुन लो कि अगर हमारे प्रॉफिट्स क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हमने जो सबसे रीसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा वेट असाइन करने हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर 2011-12 रीसेंट ईयर है, तो उसको हमने 5 का वेट असाइन कर दिया। फिर जो प्रॉफिट्स हैं और जो हमने वेट्स असाइन किए हैं, उन दोनों का हमने क्या कर देना है, प्रोडक्ट, मतलब हमने उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर उन सभी का कंबाइन क्या कर देना है जी, सम कर देना है, और वेट्स का भी क्या कर देना है, सम कर देना है। फिर जो मल्टीप्लाइड प्रॉफिट्स और वेट्स की जो हमने मल्टीप्लाई की, उसका जो हमारे पास सम आया उसको डिवाइड कर देना हमने वेट्स के सम के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उनको वेट्स असाइन करके प्रॉपर इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। और अगर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन होते हैं तो हमने उस एवरेज प्रॉफिट्स के साथ गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिए, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट फॉर अ वाइल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। सो नेक्स्ट जो हमने करना है वो है प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, कि जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन सी थिंग्स हैं जिनका हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है. सो फर्स्ट वन वी हैव द अब नॉर्मल गेन, कि अगर हमें किसी भी ईयर में क्या हो रहा है, अब नॉर्मल गेन हो रहा है, तो उस ईयर के प्रॉफिट्स में से हम उस अब नॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख ऑन सेल ऑफ लैंड इन ईयर 2012, कि 2012 के जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर जो 5 लाख रुपीज़ हैं वो कहाँ से आए, कि हमने 5 लाख रुपीज़ की लैंड को सेल किया था, तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 7 लाख. तो हम 2012 के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल प्रॉफिट्स हैं 7 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो भी अब नॉर्मल गेन है, दैट इज़ 5 लाख, तो हमारे प्रॉफिट्स कितने बच जाएंगे, 2 लाख. तो जिस भी ईयर में हमें अब नॉर्मल गेन हुआ है, वो अब नॉर्मल गेन कितने का हुआ है वो हम किस में से माइनस कर देंगे, उस ईयर के प्रॉफिट्स में से. उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब नॉर्मल लॉस, कि अगर हमें अब नॉर्मल लॉस हो गया कि फ्लड्स की वजह से, फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर थेफ्ट, है ना, एनी रीज़न की वजह से हमें कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को जिस ईयर में वो लॉस हुआ है उस ईयर के प्रॉफिट के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो 2021 का प्रॉफिट था वो कितना था, वो हमारा प्रॉफिट था जी फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख 2021 का. लेकिन 2021 के अंदर हमारे गुड्स क्या हो गए थे, थेफ्ट हो गए थे. कितनी वैल्यू के, 1 लाख वैल्यू के गुड्स हमारे थेफ्ट हो गए. तो इस केस में हम 2021 का प्रॉफिट्स कितना लेंगे, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 लाख, क्योंकि थेफ्ट क्या है, हमारा अब नॉर्मल लॉस है. तो अब नॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, उस ईयर के प्रॉफिट्स के अंदर ऐड कर देते हैं. क्लियर है बच्चे. अब नॉर्मल गेन को हमने क्या करना है, डिडक्ट करना है, लेकिन जो हमारे अब नॉर्मल लॉस है उसको हमने क्या करना है, एडेड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. सो नेक्स्ट वी हैव द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आउटसाइड, है ना, कोई बाहर हमने किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर एज अ डिबेंचर हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से हमें कोई भी इनकम होएगी तो उस इनकम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. बिकॉज वो जो इनकम हुई है वो कहाँ से हुई है, इज़ रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, कि वो कहाँ से हमें हो रहा है, इज़ रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. तो हम उसको मेन एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. तो उसी ईयर के प्रॉफिट्स में से हम उसको माइनस कर देंगे. क्लियर है बच्चे. नेक्स्ट वी हैव नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इसी तरीके से हमें कोई ऐसी इनकम होती है जो हमारी डेली इनकम नहीं है, जो हम मेन ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारा मेन काम है, उसको छोड़ के किसी और वे से हमारे पास इनकम आ रही है, उस इनकम को भी हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट्स में से. सो अभी तक जो हमने सारे के सारे किए प्रिकॉशंस, वो किससे रिलेटेड थे, उसी ईयर के प्रॉफिट से जिसमें वो अकर हो रहे हैं. जैसे कि अगर अब नॉर्मल गेन है, अब नॉर्मल लॉस है, तो उनकी एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं, कि जिस ईयर में वो अब नॉर्मल लॉस या फिर अब नॉर्मल गेन हो रहा है. सो नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इनकर इन फ्यूचर, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें लगता है कि फ्यूचर में इनकर हो सकते हैं. तो वो जो प्रॉफिट्स होंगे ना, वो जो एक्सपेंसेस होंगे, उनको बच्चे हम क्या कर देंगे, कि इफ़ देयर इज़ एक्सपेंडिचर्स विच वॉज नॉट इनकर्ड, वो अब तक नहीं हो रहा था बट वो फ्यूचर में इनकर होना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट्स. तो इसके अंदर जो सबसे मेन है बच्चे वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट. कि इससे पहले वाले जो हम डिडक्शंस या फिर एडिशंस कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे, ओनली एंड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में हम उनको स्टार्ट कर देंगे, तो जो हमारे ऐसे प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे. क्लियर है जी. सो नेक्स्ट, इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. अगर एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो
तो उसी तरीके से अगर हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में कोई भी ऑपरेटिंग इनकम होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जी स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, हमें लगता है कि अभी तक हम जो अर्न कर रहे थे लेकिन फ्यूचर में आके वो अर्निंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। उसी तरीके से अगर हमारे कोई मैनेजर की रेम्युनरेशन है या फिर पहले हम उसको कम पे कर रहे थे अब हम उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो जितने भी हम ज़्यादा पे कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारे किस में से, एवरेज प्रॉफिट्स में से। और जो भी हमारे इनकम टैक्स है उसको भी हम लेस करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स में से। तो ये सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले हमने सिंपल वे के अंदर देखा कि किस तरीके से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कैलकुलेट करनी है। ईजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या किया कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो हमें एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, तो वो हमने अभी सीखा कि अगर हमारे प्रॉफिट्स क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो हम उनको वेट्स असाइन कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस को भी ध्यान रखना है, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल गेन हो गया, है ना, इनको हमने क्या करना है, उसी ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। लेकिन अगर हमें कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमें फ्यूचर में इनकर हो सकते हैं या फिर कोई इनकम जो हमें फ्यूचर में इनकर हो सकती है, तो इनकी एडजस्टमेंट हमने कहाँ पे करनी है, एवरेज प्रॉफिट में से करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो अब आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ये इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस रीड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 2008 के प्रॉफिट बच्चा हमें गिवन है, कितने हैं 2008 के, 1 लाख, 2009 के हैं 2 लाख और 2010 के कितने हैं, 1,70,000। सो हमें कितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 3 ईयर्स का। तो हम किस तरीके से इसके एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं सो हम देखेंगे। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, हमें कहा हुआ है कि एक्स इंटेंड्स टू सेल द बिजनेस टू वाई, एक्स अपने बिजनेस को वाई को बेचना चाहता है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर, कि जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रख के हमने क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, प्रॉफिट ऑफ 2000 इंक्लूड ए स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। क्या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट हो गए, ये हमारे अब नॉर्मल गेन हो गया। तो अब नॉर्मल गेन को हमने क्या करना होता है, अब नॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे जी, डिडक्ट कर देंगे, ठीक, 2008 वाले प्रॉफिट्स में से। उसी तरीके से जो हमारा 2009 का प्रॉफिट है उसमें हमारे कितने हो रहे हैं, 30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है जी, बोलो, यस, ऐड करना है। सो 30,000 को हम क्या कर देंगे, 2009 के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से ऐड कर देंगे। द प्रॉपर्टी वर नॉट इंश्योर एंड इट वाज थॉट प्रूडेंट टू इंश्योर बिजनेस इन फ्यूचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम फ्यूचर में करेंगे तो इनकी एडजस्टमेंट हमने कहाँ पे करनी है, एवरेज प्रॉफिट्स के साथ। तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमें जाके क्या पे करना है, इंश्योरेंस करवाना है, जिसकी हमने 4,000 पर एनम क्या पे करना है, प्रीमियम पे करना है। तो इसको हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो हमें फ्यूचर में एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद वी हैव द एग्जिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सपायर्ड एंड वी हैव टू पे 2,000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ 12,000 पर मंथ। और जो हमारा फ्यूचर में जो हम पहले 2,000 पर मंथ पे कर रहे थे, सॉरी 1,200 पर मंथ पे कर रहे थे, अब हमें कितना पे करना है, अब हमें 2,000 पर मंथ पे करना है। तो इसकी भी एडजस्टमेंट हम कब किस में करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के अंदर। सो नेक्स्ट, why will not need the services of ex-manager who is paid salary of 3,000 per month, he will supervise the business himself। और लेकिन वो at present कितनी सैलरी ले रहा है, 4,000। तो ये जो 4,000 है इसकी भी एडजस्टमेंट हम किसके अंदर करेंगे, हमारे एवरेज प्रॉफिट के अंदर। तो हमें कितना दिया हुआ है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे कितने हो गए, 2। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पे तो हमें जो प्रॉफिट दिए हुए थे 2008 के, जैसे कि हमने अभी देखा, अब वो कितने थे, 1 लाख के जो प्रॉफिट थे वो हमें क्या थे, गिवन थे। उसमें से हमने क्या लेस कर दिया, 20,000 जो हमारे क्या थे, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, बिकॉज ये क्या है, हमारे अब नॉर्मल
गेन था, तो जो हमारा अब नॉर्मल गेन था उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो हमारे 2008 के प्रॉफिट्स कितने आ गए हमारे पास, 80,000। इन द सेम वे 2009 के अंदर हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, 2 लाख के। उसमें हमने क्या कर दिया, लॉस पर 5, वो क्या था हमारा अब नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है जी, ऐड, बिल्कुल। तो 30,000 को हमने क्या कर दिया, ऐड। तो 2009 के प्रॉफिट्स कितने आ गए, 2,30,000। और 2010 के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो कितने आ गए, 1,70,000। तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए बच्चे, 4,80,000। 4,80,000 और कितने ईयर्स के प्रॉफिट से, 3 ईयर्स के। तो 1,60,000 हमारे क्या आ गए, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स नहीं है, बिकॉज इसमें से हमने कुछ क्या करनी है, और एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हम क्या लेस कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस हमने फ्यूचर में जिनकी पेमेंट करनी होती है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने अभी अभी रीड किया कि कौन कौन से एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने देखा कि 4,000 हम पहले नहीं पे कर रहे थे लेकिन अब पे करेंगे, तो उसको हम लेस कर देंगे। एडिशनल रेंट, तो पहले हम कितना रेंट पे कर रहे थे, अभी हमने देखा था कि, जस्ट वेट, लेट अस चेक। रेंट वाले केस के अंदर, हाँ जी, ये जो रेंट वाला केस है कि पहले हम उनको 1,200 पर मंथ दे रहे थे, लेकिन अब हम कितना देना है, 2,000 पर मंथ। मतलब हमें 800 पर मंथ क्या देना है, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर हम इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। 800 पर मंथ हो गया, तो इंटू 12 करके हमारा कितना आ जाएगा, 9,600। और वाई की रेमुनरेशन वो कितनी ले रहा है, प्रेजेंट सैलरी 4,000 पर मंथ, तो 12 के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी, 48,000। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 98,400। और इसके अंदर हमने ऐड क्या क्या करना है, एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। जो हमारी मैनेजर की सैलरी है वो हम पे नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी जगह पे हम वाई की पेमेंट हो जाएगी, बिकॉज वाई खुद एक मैनेजर की तरह एक्ट करेगा। तो वो कितनी हो जाएगी, 3,000 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 36,000। तो हमारे जो नेट एवरेज प्रॉफिट्स हैं, जिसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स बोलेंगे, वो कितने आ जाएंगे, 1,34,400। और अब हम इससे किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, गुडविल की, दैट इज़ 2,68,800। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी बुक को लेके इस मेथड के जो और न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस वीडियो को देखो और अंडरस्टैंड करो कि किस वे के अंदर, किस फॉर्मूला को यूज़ करके हमने क्या करना है, सॉल्व करना है हमारे न्यूमेरिकल्स को। सो ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड था। आई होप आपको समझ में ना आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसको फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है ना समझ में आए, तो आप सेकंड टाइम इसको ज़रूर देखिए। तो आई एम श्योर कि सेकंड टाइम आपको डेफिनेटली ये क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमें कवर करना था सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो ही काफ़ी लेंदी हो गया। सो इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3 के अंदर हम सुपर प्रॉफिट मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज सुपर प्रॉफिट मेथड भी अपने आप में काफ़ी लेंदी हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना होता है। लेकिन लेंदी है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। सो आपने अब क्या करना है, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं उनको अच्छे से ट्राई कर लो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए अपनी इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, बिकॉज जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और कल ही आपको किसकी वीडियो मिल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। Thank you for watching.